BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की BBC से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं इंतशार की सियासत का कायल नहीं, फौज से साजबाज के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अगर मैं इंतशार फैलाना चाहूँ मैं कभी कर सकता हूँ, और इंतशार में तो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, तो तब आप कहना फौज को। हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ख्वाजा सराह अमरीकी फौज में किसी भी हैसियत में काम नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा फैसले के बाद शदीद रद्द अमल। और एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने में तकरीबन 1 अरब लोग तो मसरूफ हैं, लेकिन एक बच्चे ने इसे सिर्फ चंद सेकंड्स में सुलझा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि उन पर फौज के साथ साजबाज करके इख्तिदार हासिल करने के इल्जामात गलत हैं। BBC को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि ऐसे कई मौके आए जब वो मुल्क में इंतशार का बायस बन सकते थे, लेकिन सिर्फ इसी खदशे की वजह से पीछे हट गए कि कहीं फौज ना आ जाए। इमरान खान ने यह बात नामा निगार आसिफ फारूकी के इस सवाल के जवाब में कही कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि वो फौज को इख्तिदार में लाने की साजिश का हिस्सा हैं। अगर मैं फौज चाहता, जब 31 नवंबर की रात पिछले साल, अगर मैं उनको ना रोकता, जो पख्तूनख्वा के ऊपर उन्होंने शेलिंग की, जो चीफ मिनिस्टर आ रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे, इन्होंने जो उनके साथ किया, उनके ऊपर शेलिंग की, और वो ख़तरा जा रहा था कि वो हो जाना था, इंतशार की तरफ जा रहा था। और मैंने अपनी पार्टी में बड़ा इतराज़ किया लोगों ने जब मैंने वो रोक दिया, और मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। आप सबको पता है कि मैं 2 नवंबर को इनवाइट कर सकता था, यहाँ बहुत बड़ा इंतशार होना था इस्लामाबाद में, और मैंने तब भी कहा मुझे डर ये था कि फिर हमारे हाथ से गेम चली जानी थी और फौज नहीं आना था। तब मैं वहाँ से जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो मैंने कभी कोई हैरानी चीज़ बताई कोई की हो, तो इसको ये कैसे कह सकते हैं कि फौज को बुलाया। तो यानी आप किसी ऐसी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके नतीजे में फौज इक़्तिदार। देखिए, मुझे ये कोई समझाए कि 21 साल एक आदमी ने स्ट्रगल की हो, इनके बताया ना इनकी क्या स्ट्रगल है। जनरल नवाज शरीफ की क्या स्ट्रगल थी, उठा के जनरल जलानी ने इसको पावर में ले आया। उसकी क्या स्ट्रगल थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो सीधी छोटे से उठा के अयूब खान ने उनको बना दिया। मैंने तो 21 साल अपने पैर पे स्ट्रगल किया है, तो क्या मैं 21 साल स्ट्रगल के बाद क्या हूँ कि फौज आ जाए इस मुल्क में। यानी मेरे से ज़्यादा बड़ा जमहूरियत का स्टेक होल्डर कौन है आज। और अगर जो आज हमारे पास स्ट्रीट पावर है, अगर मैं इंतशार फैलाना चाहूँ मैं कभी कर सकता हूँ, और इंतशार में तो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, तो तब आप कहना फौज को। हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने कभी इंतशार की तरफ नहीं गए, और ना आप जाने का इरादा रखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आदमी डेमोक्रेसी की स्ट्रगल कर रहा है, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा हुआ, आज डिमांड कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो कैसे चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर फौज आ जाए। खान साहब, आपके बारे में एक आपके मुखालिफिन और नाक़िदीन जो है वो एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप इस मुल्क में अदम बर्दाश्त का कल्चर सियासत में दोबारा लेकर आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही है? देखिए, ये स्टेटस को जो होता है ना, वो चाहता ये है कि वो जो निज़ाम है वो बरकरार रहे। अब ये कहना कि जनाब वो हम पुरानी सियासत, ये पुरानी सियासत क्या थी। ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाती थी और दोनों करप्ट थी। और वो जब वो उन्होंने जो फैसला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये किया कि हम बेवकूफ़ हैं, हम एक दूसरे के ऊपर करप्ट कहते हैं, तो फौज आ जाती है, यानी बीच में इंटरवेंशन हो जाती है, तो इसलिए दोनों मिल के खाते हैं। तो अब या तो अगर मैं इनके साथ मिल जाऊं तो मैं बड़ा अच्छा होऊंगा जनाब, मैं डेमोक्रेट होऊंगा, लेकिन मैं अगर ये करप्ट सिस्टम को चैलेंज करता हूं तो मैं जनाब इंतशार फैला रहा हूं। आपने हाल ही में अपनी जमात में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया है जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनको रिवायती सियासतदान कहा जाता है। आप इनके बड़े मुखालिफ थे शुरू से ही, अब कैसा लग रहा है इनको अपने साथ बिठा के? मैं रिवायती सियासत का मुखालिफ हूँ। देखिए, सियासतदान ये एक्सपेक्ट करना कि 1000 टिकट देना मैंने और उसमें सारे नए लोग होंगे, ये तो कोई चांद के ऊपर ही हो सकता है। मसलन कई देहात के एरियाज़ हैं, साउथ पंजाब है, अंदरून सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ अगर आपके पास पॉलिटिकल फैमिली से आदमी नहीं, आप ये समझे कि आप इलेक्शन ही ना वहाँ से लड़े।
वहाँ हम लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। यानी इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, चाहे वो किसी के साथ भी मिलकर लड़ लिया जाए। इलेक्शन जो मर्जी, जिस आप टिकट देना इशू नहीं है। टिकट जाहिर है कोई बहुत बदनाम आदमी है जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हो, उसको तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जिसके ऊपर नैब में केस नहीं है, अभी तक हमने कोई आदमी नहीं लिया जिसके ऊपर नैब में केस है। अगर नैब में केस नहीं है और वो पॉलिटिकल फैमिली से है या वो हल्के में तकड़ा है, उससे लेने से हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। पनामा के बारे में अब फैसला आने वाला है अदालत का किसी वक्त। नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम था कि ऑफशोर कंपनी बनाई, आपकी भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन पे इल्ज़ाम था कि उनके रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हैं, उन्होंने गड़बड़ की हुई है। अपेरेंटली आपके भी अभी तक दस्तावेजात पूरे नहीं हुए, तो फ़र्क बहुत कम नहीं रह गया। इसका पैरेलल ड्रॉ करना तो इतना बड़ा ये तो जुर्म है, मैं इसे जुर्म कहता हूँ। ये तो इनका पेड मीडिया बता रहा है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। कैसे एक चीज़ें हैं? मेरे पास सारा पैसा किधर से आया, मनी ट्रेन, सारा कुछ दिया हुआ है अदालत को। मैं वो उन लोगों में से हूँ जो 20 अरब डॉलर वहाँ से हलाल की कमाई लेके रेमिटेंसेस पाकिस्तान लेके आता हूँ, जिस पे हमारा मुल्क चल रहा है। इस पर पैरेलल ही कोई नहीं है। आपकी पार्टी ने बैरून मुल्क से अतियात लिए, सुना उस केस में आप फंस रहे हैं? बिल्कुल नहीं फंस रहा है। हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट एक वक्त पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोनों पैसे देते हैं। हमारे पास आप यकीन करें कि 40,000 हमारे पास नाम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने हमें छोटी छोटी डोनेशंस दी हैं। हमारी वाहिद पार्टी है जिसके पास सारी ऑडिटेड रिपोर्ट है, किधर से डोनेशन आई, हमने खर्च किधर की। इन दो पार्टी से पूछें, मेन पार्टी से, कि इनके पास किधर से पैसा आता है। इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स तो देखें, हम वो भी हम दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से आसिफ फारूकी ने बात की। पाकिस्तानी सियासत के मौजू को जारी रखते हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पनामा केस का फैसला आते ही वो वजारत और कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से नामानिगार शुमाइला जाफरी इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुमाइला, क्या तफसीलात हैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आदिल, 3 बातें जो थी उसमें इंतहाई अहम थी, जिसमें से एक का जिक्र आपने किया कि चौधरी निसार हैं, उन्होंने कई दिनों के सस्पेंस के बाद ऐलान किया कि पनामा केस का जो भी फैसला आएगा वो रिज़ाइन कर देंगे, वजारत से भी और असम्बली की रुकनियत से भी। दूसरी जो अहम बात थी, उन्होंने ये कहा कि वो उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी कि एक तरह से उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। और तीसरी जो उन्होंने बात की वो ये थी कि पनामा केस का फैसला अगर वज़ीर आज़म के हक में आएगा तो वो उन्हें जाकर मुबारकबाद देंगे, और अगर खिलाफ आएगा तो चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने उन अफवाहों का जो है वो उनको ख़त्म किया कि शायद वो पार्टी के खिलाफ हैं या नवाज शरीफ के खिलाफ हैं या वो पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। जी आदिल। अच्छा शुमाइला, ये बताइए कि जिस तरह की आपने अभी जिक्र भी किया कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनके किसी पार्टी के रहनुमा या रहनुमाओं से इख्तिलाफ़ात हैं, तो अगर नवाज़ शरीफ से उनको गिला और उनसे कोई इख्तिलाफ़ात उनसे उनके नहीं हैं, तो ये इख्तिलाफ़ात हैं किन से? जी बिल्कुल आदिल, गिले शिकवे तो आज खूब किए चौधरी निसार ने, और कुछ रेफरेंसेस दिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाली गलोच के कल्चर को जो है वो परवान चढ़ाया और आज मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गालिबन वो कुछ उन लोगों की बात करें जिन्होंने हाल ही में मुस्लिम लीग नून को गुज़श्ता चंद सालों में ज्वाइन किया, और पनामा केस के ऊपर शायद वो गालिबन हुकूमत को जो डिफेंड करते दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया कि एक वज़ीर हैं जिनके अपने माली और इखलाकी मामलात भी हैं। तो कुछ एनालिस्ट का ख्याल है शायद वो वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर वज़ीर के बारे में रेफ़र कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म के करीब हैं और जाकर उनके बारे में शिकायतें करते हैं। तो गालिबन जो है वो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ इस तरह के इशारे किए हैं जिससे लोग जो है उसके बारे में अंदाज़े लगा रहे हैं कि किसके बारे में बात की जा रही थी। अच्छा शुमाइला, मुख्तसरन बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? अभी तक तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और लगता है ऐसा कि बज़ाहिर वो तैयार थे इसके लिए। अगर कोई रिएक्शन आएगा भी तो वो बहुत सोच समझ के दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। शुमाइला जाफरी, इस्लामाबाद से हमारे साथ आने का और बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी आपकी दिलचस्पी पनामा केस से मुतालिक खबरों में ही है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में इमरान खान का इंटरव्यू, फ़ौज से साजबाज करके इक़्तिदार के हुसूल की ख्वाहिश नहीं, पनामा मुकदमे के जजेस दीगर बेंचों में शामिल, और इमरान खान नाअहली केस, वकील वही मगर दलाइल मुख्तलिफ। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी फ़ौज में ख्वाजा सराओं पर पाबंदी के फैसले के पीछे वजह क्या है, और माजी के बरक्स रूबिक क्यूब की गुत्थी को कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर सुलझाया जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आदिल शाहजेब।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ख्वाजा सरा फौज में किसी भी हैसियत में काम नहीं कर सकेंगे। अमरीका में ख्वाजा सराओं के फौज में भर्ती होने का रुझान दीगर ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में ख्वाजा सराओं को आज़ादाना तौर पर फौज में नौकरी की इजाज़त दी गई थी। ताहम रवां साल जून में ट्रंप इंतज़ामिया ने फौज में ख्वाजा सराओं की भर्तियों को 6 माह के लिए रोकने का ऐलान किया था। अलीम मकबूल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। अमरीकी फ़ौज में हज़ारों की तादाद में शामिल ख्वाजा सराओं में कई ऐसे हैं जिन्होंने इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन आज सुबह जब वो उठे तो बहुत कुछ बदल चुका था। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर एक पैगाम में ऐलान किया, अपने जनरल्स और फ़ौजी माहिरीन के साथ राब्ते पर मुझे ये मशवरा दिया गया है कि अमरीकी हुकूमत ख्वाजा सराओं को किसी भी हैसियत में अमरीकी फ़ौज में कबूल नहीं करेगी। वाली डैश ने पिछले 4 बरस अमरीकी फ़ौजी अकेडमी में बतौर ट्रेनिंग ऑफिसर गुजारे हैं। पिछले साल ओबामा हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सराओं को आज़ादाना तौर पर फ़ौज में नौकरी की इजाज़त दिए जाने के बाद वो खुलकर सामने आईं। फ़ौज में काम करना उनका ख्वाब था। मुझे कोई ऐसा नया काम ढूंढना होगा जिससे निजी या सरकारी शोबे में किसी तरह मुल्क की खिदमत कर सकूं। बहुत अफसोस की बात है कि वो मुझे अफसर नहीं रहने देंगे, लेकिन इस वक्त यही सच है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस फैसले की वजह फ़ौज में ख्वाजा सराओं की शमूलियत से हेल्थ केयर पर होने वाले अखराजात हैं। जब से ओबामा पॉलिसी लागू हुई है, सदर ट्रंप इस बारे में फिक्र जाहिर करते रहे हैं कि ये एक इंतशार अंगेज और महंगी पॉलिसी है। लेकिन अंदाजों के मुताबिक ख्वाजा सराओं के मेडिकल तरीक़ाकार पर होने वाला खर्च फ़ौज के मेडिकल बजट के 1% का 10वां हिस्सा ही है। और अब दीगर आलमी खबरों पर एक नज़र। बरतानिया में इमिग्रेशन के वजीर ब्रेंडन लुइस ने BBC को बताया है कि 2019 में बरतानिया के यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद EU के शहरी बगैर वीज़े के बरतानिया नहीं आ सकेंगे। यूरोपीय शहरियों के लिए नई इमिग्रेशन पॉलिसी इनके इक़्तिसादी किरदार पर होने वाले नए सर्वे पर मबनी होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा TV पर यरूशलेम में तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनसे इसराइल में अपना दफ्तर बंद करने को कहा है। उनका कहना था कि अगर अल जज़ीरा को इसराइल से निकालने के लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो वो उस पर काम करेंगे। जर्मनी के एक बासर तिजारती फोरम ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि अगर अमेरिका की जानिब से रूस पर तिजारती पाबंदियां लगाने से यूरोपीय कंपनियां मुतासिर हों तो वो भी बदले में अमेरिका के खिलाफ पाबंदियां लगाने पर गौर करें। बरतानवी माहिरीन की एक टीम ने इस रिवायती तिब्बी मशवरे पर सवाल उठाए हैं कि एंटीबायोटिक अद्वियात को हमेशा कोर्स पूरा होने तक खाना चाहिए। इनके मुताबिक कई बार तो ज्यादा दवाएं खाने से जिस्म में कुव्वत मुज़ाहमत कम हो जाती है। और अब जिक्र एक जुनून का, ऐसा जुनून जो शायद कुछ कम तो हो गया है लेकिन अब भी दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब लोग इसमें मुब्तला होते हैं। तकरीबन निस्फ सदी पहले जब रूबिक क्यूब इजाद हुआ था तो खुद उसके मौजिद को ये गुत्थी सुलझाने में 1 माह का वक्त लगा था, लेकिन अब 50 बरस बाद एक अमरीकी बच्चे ने यही कारनामा सिर्फ 5.8 सेकंड में अंजाम दिया है। रूबिक क्यूब की कहानी पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। दुनिया भर में तेज तरीन क्यूब बना लेने की एक दौड़। जितनी देर में रूबिक्स क्यूब कहा जाए, ये खिलाड़ी मुहावरतन उससे भी तेज वो गुत्थी सुलझा लेते हैं जिसे हंगरी के अर्नो रूबिक ने 1976 में इजाद किया था। ये 5.9 सेकंड भी पेरिस में इस बरस की आलमी रूबिक चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ने को नाकाफी थे और ये एजाज 15 बरस के एक अमरीकी मैक्स पार्क के नाम रहा। शायद इसी वजह से इसे स्पीड क्यूबिंग भी कहा जा रहा है। स्पीड क्यूबिंग ओलंपिक्स जैसी चीज है। कोई एक हाथ से गुत्थी सुलझा रहा है तो कोई पांव उठाए हुए है या आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अर्नो रूबिक के बकौल 1976 में इसकी इजाद के वक्त इतनी महारत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैंने जब इसको एक नई चीज़ के तौर पर बेचने की कोशिश की तो मार्केटिंग के लोगों का ख्याल था कि इतनी मुश्किल चीज़ बेचना मुमकिन नहीं, लेकिन वो गलत थे। लोगों ने इसे मुमकिन कर दिखाया।
रियाजी की रूह से क्यूब सुलझाने के 43 क्विंटिलियन तरीके हैं, यानी 43 के आगे 18 सिफर, लेकिन सबका हल सिर्फ एक ही है। और इस हर दिल अजीज गुत्थी के खालिक के लिए ये एक मनपसंद पहेली थी। अहम बात यह है कि क्यूब आपके पास रहे, आप इस पर काम करें और गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते रहें। इसमें एक क्लब की मानंद बहुत सी चीजें यकसा हैं। पुराने ज़माने के स्कूलों का तोहफा जो हर जगह काबिल इस्तेमाल है और जिसकी बैटरी ख़त्म होने का भी कोई खदशा नहीं। एक ऐसा शाहकार जिसे नई नस्ल के शायकीन नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन का अहम मौजू था PTI के चेयरमैन इमरान खान की BBC उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू, जिसमें उनका कहना था कि ऐसे कई मौके आए जब वो मुल्क में इंतशार का बायस बन सकते थे, लेकिन सिर्फ इसी खदशे की वजह से पीछे हट गए कि कहीं फौज ना आ जाए। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमारे सैरबीन प्रोग्राम्स रोजाना हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहजेब। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं।